Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is related to should political leaders retire at 75 age. तो बेसिकली इस आर्टिकल में डिस्कशन करी जा रही है कि क्या यंग लीडर्स अच्छे रहते हैं या ओल्डर लीडर्स, या फिर क्या क्राइटेरिया क्या है कि हमें जिस हिसाब से हमें पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में जो पॉलिटिक्स है वो रेगुलर जॉब्स की तरह नहीं चलती है। इसमें मेन चीज़ है कि आपके पास मेंटल अवेयरनेस, मेंटल आपकी क्विकनेस होनी चाहिए, या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो बेसिकली उस चीज़ पे डिस्कशन होगी कि लोग किसे प्रेफर करते हैं और क्या ग्लोबली डाटा है और इन सब चीज़ों के बारे में। तो वाई आर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स ओल्ड। तो ये पूछा जा रहा है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स बुज़ुर्ग ही क्यों होते हैं ज़्यादा, है ना। तो ग्लोबली और इंडिया में देखा गया कि जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादातर ओल्डर लीडर से ही डोमिनेटेड है। जो यंग लीडर्स है वो काफ़ी रेयर होते हैं, क्योंकि जो ओल्डर लीडर्स हैं ना वही पार्टी की जो फंडिंग है या उसकी पावर है, और वो लोग अपनी पावर जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वो यंग लोगों को चांस भी कम देते हैं। फिर अब अगर यंग लीडर्स कोई पॉपुलैरिटी ज़्यादा गेन कर भी ले तो भी उसे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है पार्टी के सीनियर्स से। डू पीपल वांट यंग लीडर्स। तो हाँ जी, लोग प्रेफर करेंगे यंग लीडर्स को, पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जल्दी से चांस ही नहीं देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, या फिर जो यंग लीडर ओल्ड लीडर्स हैं वो भी अपनी पावर को ऐसे जल्दी से जाने नहीं देना चाहते ना, वो भी इजीली स्टेप डाउन नहीं करना चाहते, या यंग जनरेशन को स्पेस ही नहीं देना चाहते हैं। अगर आगे दोगे नहीं मौका उन्हें तो वो कैसे करेंगे। यंग लोग पॉलिटिक्स में चाहिए, नहीं तो उनकी बात कैसे सुनी जाएगी। जो नई चीज़ें आ रही हैं उसका ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को पता हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो ओल्ड लोग हैं उन्हें पता नहीं हो सकता, पर जो यंग जनरेशन है उसे थोड़ा सा टेक वाइज या तो एक मिक्स्ड ग्रुप होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि सारे अगर ओल्ड लोग होंगे, यंग लीडर्स को बिल्कुल ही मौका ना मिले। अगर यंग लीडर्स होंगे नहीं तो नए टेक्नोलॉजी के बारे में, नई एडवांसमेंट्स के बारे में कौन बताएगा, है ना। एक ग्रुप में सारे लोग होंगे तभी हर एक बंदे की एक फैमिली भी कंप्लीट तभी रहती है ना जब हर एज का बंदा हो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज डाटा से अबाउट पॉलिटिशियंस एज। तो इंडिया में जो एवरेज एज एमपीज़ की है वो बड़ी ही है 1952 के बाद से। जो एमपीज़ हैं अंडर 40 वो कम होते जा रहे हैं और अबव 60 बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबली देखा गया कि सिर्फ 10% इलेक्टेड लीडर्स हैं जो बिलो 35 की एज से हैं। जो यंग लीडर्स हैं क्या वो बेटर परफॉर्म करते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो यंग लीडर्स हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, और ऐसा कोई डाटा भी नहीं है जो ये बताता हो। जो ओल्ड एमपीज़ हैं उनकी ज़्यादातर अटेंडेंस भी ज़्यादा देखी जाती है, वो ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछते हैं पार्लियामेंट में कंपेयर टू यंगर एमपीज़ जिनकी अटेंडेंस कंपेरेटिवली थोड़ी कम रहती है। फिर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो भी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करती है, ना कि एज पे। एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, यूके में देखा गया कि उनके पास यंग प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, टॉनी ब्लेयर एंड डेविड कैमरॉन। फिर चाइना और रशिया भी एग्जाम्पल्स दिखाती हैं वन मैन या अथॉरिटेरियन रूल की, कि एज कोई भी हो पर उनके वही चल रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसा नहीं है जो एज को लिंक करे कि हाँ अगर लीडर की एज ऐसी है तो कंट्री की परफॉर्मेंस ऐसी हो रही है। तो ऐसा कोई डाटा है भी नहीं हमारे पास। तो क्या यंग लीडर्स गवर्न करेंगे डिफरेंटली? ऐसा ज़रूर है कि हाँ उनका जो माइंडसेट है, ऑब्वियसली अब जो हम जनरेशन गैप भी बात करते हैं तो माइंडसेट डिफरेंट होता है, तो उनका फोकस ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ या इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा। वो कम स्पेंड करेंगे सोशल वेलफेयर पे या हेल्थ केयर वगैरह चीज़ों पे। तो डिफरेंट का हमेशा मतलब बेटर तो नहीं है। शुड देयर बी अ रिटायरमेंट एज और लॉ। तो अब डिबेट है कि क्या कोई रिटायरमेंट एज या ऐसा लॉ बना देना चाहिए। तो ऐसा भी कोई क्लियर सॉल्यूशन भी नहीं है। जो एक फिक्स्ड एज है वो अच्छी लग सकती है, पर पॉलिटिक्स रेगुलर जॉब्स की तरह काम नहीं करती है। अब जो हेल्थ और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा मैटर करती है एज से, और ऐसे रूल्स को इन्फोर्स करना बिना स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करे या वोटर फ्रीडम को, वो बहुत मुश्किल है। व्हाट अबाउट हेल्थ ट्रांसपेरेंसी। जो वोटर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए उनकी लीडर की हेल्थ फेल तो नहीं कर रही है। अब जैसे बिहार और तमिलनाडु में लीडर्स की हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताया नहीं गया पब्लिक को। कुछ चीज़ें सजेस्ट करती है कि जो रेगुलर हेल्थ अपडेट्स हैं पब्लिक करी जानी चाहिए, पर लेकिन वो चीज़ें बैकफायर भी कर सकती हैं क्राइसिस के टाइम, जैसे कि वॉर या इकोनॉमिक क्रैशेस के टाइम, जैसे पैनिक वाली सिचुएशंस ज़्यादा बन सकती हैं। तो क्या ऐसी टर्म लिमिट्स होनी चाहिए? यूएस में भी हैं, पर उसमें फिर भी देखा जाता है कि ओल्ड प्रेसिडेंट्स आते हैं। एक तरीका हो सकता है चेंज इंश्योर करने का, पर फुल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम यूएस में तो हैं टर्म लिमिट्स।
तो ट्रू चेंज कब आएगी? जब फास्टर कैरियर ग्रोथ पाथ्स मिलेंगे यंग लीडर्स को पॉलिटिक्स में, तभी वो एक सर्टेन एज पे, एक नॉर्मल एज पे भी, ऐसा नहीं है ना कि हम सारे मतलब इतने बड़े होके ही हाई पॉलिटिक्स में पहुंच रहे हैं, उससे पहले भी पहुंचने का मौका मिलेगा तभी बात बनेगी। तो एज अलोन नहीं डिसाइड कर सकती एक पॉलिटिकल लीडर का फ्यूचर। तो क्या चीज़ मैटर करती है कि मेंटल शार्पनेस आपकी कितनी है, फिजिकल हेल्थ कैसी रह रही है, क्या आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है उसे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पर जो पार्टीज़ हैं वो ऐसे सिस्टम्स नहीं बना पा रही हैं अभी, उनको पर ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए जो यंग लीडर्स को ग्रो करने में हेल्प करें। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस इन बिहार पोल रोल रिविजन। तो जो हमें पता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स चल रही हैं, जैसे कि बिहार में जो 24 जून को अनाउंस हुई, तो उनका एम यही है कि इनएलिजिबल वोटर्स को हटा दिया जाए, सिर्फ एलिजिबल वोटर्स रखे जाएं और नए भी सिर्फ एलिजिबल वाले ऐड करे जाएं। तो इसमें क्या होगा, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन होगा, फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज़ को हटाना, ये सब काम करे जाएंगे। पर कंट्रोवर्सी किस चीज़ की? अब जो सिटीजन्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डर है कि मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगा, बहुत लोगों की वोटर्स मतलब वोट देने की वो हट सकती है ना। काफ़ी नए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, एकदम से कौन बनवाएगा इतने, जाके एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम आलस कर जाते हैं। आधार कार्ड नहीं सबके जल्दी से बने थे, तो यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स और कहाँ से कोई लाएगा। फिर ये एक तरह से वो बात होगी, आप इतने सालों से वोट देते आ रहे हो, तो मतलब आप इतने साल से अगर कोई मैरिड कपल है उसको हम इतने साल शादी में रहने के बाद कहें भाई तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा, जबकि और हम इतने साल से वोट देते आ रहे हैं नॉर्मली, और हमें फिर कहें कि हमें वोटर कार्ड दिखाना है अपना, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो वाई ECI इज़ ट्रस्टेड हिस्टोरिकली हैज़, तो इसने काफ़ी अच्छे टास्क करे हैं, काफ़ी बड़े बड़े टास्क कर दिए हैं। 1 बिलियन लोगों को इनरोल करना कोई छोटी बात नहीं है, 1 मिलियन पोलिंग बूथ चलाना ग्रेट, 30 लाख EVMs को चलाना, 18 लाख ऑफिशियल्स को मोबिलाइज़ करना, तो ग्लोबली रिस्पेक्टेड है और इंडिया को गोल्ड स्टैंडर्ड इलेक्शन बॉडी भी कंसीडर किया जाता है। पर कुछ चेंजेस क्या ECI ने बनाई, बैकलैश को कम करने के लिए ECI ने कुछ रूल्स रिलैक्स किए, जैसे जो लोग 2003 से पहले के रजिस्टर थे उनको अलाउ किया कि अपने पेरेंट्स के नेम्स ओल्डर रोल्स पे यूज़ कर लें, है ना। फिर बूथ लेवल ऑफिसर्स को एक्सेप्ट करने पे अलाउ किया फॉर्म्स को, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी। तो इससे फॉर्म सबमिशंस बढ़ेंगे और ECI को प्रोग्रेस दिखाने का मौका मिलेगा। पर अभी भी कुछ क्वेश्चंस आना आंसर्ड हैं, कैसे कि BLO अब अप्रूव कैसे करेंगे बिना डॉक्यूमेंट्स के। 1 अगस्त के बाद जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तो उसके बाद क्या होगा? अगर आधार, एपिक और राशन कार्ड एक्सेप्ट करे जा रहे हैं तो ये तो सिर्फ आइडेंटिटी बताते हैं, सिटीजनशिप थोड़ी बताते हैं। और क्या ये चीज़ें काफ़ी हैं? अब ECI की सक्सेस को कौन डिफाइन करेगा फिर इसके बाद, कि कितने फॉर्म सबमिट हुए, कितने इनएलिजिबल वोटर्स थे, या रियल वेरिफिकेशन सिटीजनशिप की? तो कैसे पता चलेगा अब चीज़ों का? तो कौन सिटीजनशिप प्रूव करता है? ECI लीगली उसका कोई लेना देना नहीं है कि सिटीजनशिप प्रूव करने का, ये उसका जॉब नहीं है, ये बाकी गवर्नमेंट बॉडीज़ का जॉब है। तो ECI की जो वोटर लिस्ट है, कि क्या फिर हम उसको एक ऑफिशियली कंफर्म मान लेंगे किसी की भी सिटीजनशिप का? ये भी अभी अनक्लियर है। तो फाइनल क्वेश्चंस क्या रेज हो रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ECI का रोल को एक सिटीजनशिप का प्रूफ मान लेगी? क्या हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? और जो बर्डन है सिटीजनशिप प्रूफ करने का, वो इंडिविजुअल्स पे ही क्यों आए? वो इंडिविजुअल्स पे क्यों आना चाहिए? सिस्टम पे आए ना, बिना सिस्टम की हेल्प के बिना आप कैसे प्रूफ करोगे? फाइनल टेक अवे है कि जो ECI की इंटेंशंस है वो हो सकता है अच्छी हों, पर जो प्रोसेस है उसने कन्फ्यूजन और फेयर दोनों पैदा कर दिए हैं। ये अभी भी अनक्लियर है कि ये जो एक्सरसाइज है वो कितनी क्लैरिटी लाएगी, फेयरनेस लाएगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन और क्योस लाएगी। तो सारी आईज अब 1 अगस्त पर हैं, जब ड्राफ्ट रूल्स रिवील हो और एक्चुअल आउटकम रिवील हो। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।